हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस डील कर लिए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। आई होप पिछले क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आप इन क्वेश्चंस को भी एक अच्छा अटेम्प्ट लेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब चलते हैं हमारे 23rd क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन पावर एंड करंट? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय आर। तो यहां पे हम डिस्कस किए थे की पॉइंट में ही कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट और स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। तो उस हिसाब से जो हमारा ग्राफ बनेगा कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, मतलब कि ये एक हाइपरबोला के शेप में रहेगा, या तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, पैराबोला के शेप में रहेगा। अगर P इधर है और इधर I है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो आई स्क्वायर के टर्म्स में रहेगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ ग्राफ कुछ इस प्रकार सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर एंड I स्क्वायर, स्क्वायर के टर्म्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ इस टाइप का रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव कंपोनेंट? एक्टिव कंपोनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो पावर डिलीवर करें या फिर एनर्जी डिलीवर करें सर्किट में, और उनका जो हमारा पावर आता था वो आता था नेगेटिव, या तो फिर एनर्जी का जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो हमें फॉर्मूला आता था वो आता था हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि पैसिव एलिमेंट कौन कौन से थे, इंडक्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर, ये थे सारे पैसिव कंपोनेंट्स। तो ये तो एक्टिव कंपोनेंट्स नहीं होंगे, वाइल जो डायोड होगा वो होगा हमारा एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डायोड इज एन एक्टिव कंपोनेंट। 24th क्वेश्चन, द अलॉय यूज्ड टू मेक वायर बाउंड रेसिस्टेंस इज? वायर बाउंड रेसिस्टेंस, इसका टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो सेकंड टाइप था वायर बाउंड रेसिस्टेंस, उसी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम क्या करते थे कि जो यूरेका का मटेरियल यूज करते थे या फिर मैग्नीन का मटेरियल यूज करके हम उसको वायर्स को बाउंड करते थे एक सॉलिड सोलिनॉइड में, तो फिर हमारा बनता था वायर बाउंड रेसिस्टेंस। तो इसका आंसर होगा यूरेका। ठीक है, ठीक है, यूरेका। आपको जो की पॉइंट से जो भी मैं थोड़ा सा भी थ्योरी लिखवाया था उससे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, और आप उन सारे एक बार रीड कर लेंगे, उन सारे थ्योरी पॉइंट को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी अगर आप थोड़ा सा भी रीड किए होंगे तो आप इजिली आपको क्लिक कर जाएगा एग्जाम के टाइम में कि कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रखा है मैंने कि 2 + 1 3 ओम, ये 3 हो गया, ये हो गया 2 ओम, 3 ओम, अगेन आ गया 5 ओम इन सीरीज। तो पूरा सा रेजिस्टेंस किससे रिप्लेस हो गया? पूरा रेजिस्टेंस रिप्लेस हो गया 5 ओम से। तो आई आ गया मेरा 20/5 = 4 एम्पियर्स। ठीक है, आई = 4 एम्पियर्स। अब पूछ रहा है क्या कि इन अ नेटवर्क मेड ऑफ लीनियर रेसिस्टर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्सेस, वैल्यू ऑफ ऑल रेसिस्टर्स आर डबल्ड। एक सर्किट था जिसमें रेसिस्टर्स थे और वोल्टेज सोर्सेस थे। अगर सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दूं मैं, अगर सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दूं मैं, देन वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस विल बी। तब फिर वोल्टेज जितना जो भी वोल्टेज था अक्रॉस ईच रेसिस्टर, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको मैं अगर एक कॉन्सेप्ट समझाऊं कि सपोज ये एक सिंपल सा सर्किट है, राइट। पहले फ्लो हो रहा था I एम्पियर्स ऑफ करंट, R रेसिस्टेंस था। R को अगर मैं 2R कर दूं तो करंट हो जाएगा हाफ, राइट। वैसे ही अगर मैं इसको 3R कर दूं तो करंट हो जाएगा 1/3,
ठीक है, मतलब कि क्या, मतलब कि ये कि किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्सेस हैं तो वो सारे कांस्टेंट वोल्टेज वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि पूरे सर्किट में जो वोल्टेज होगा वो एक फिक्स्ड वैल्यू ही रहेगा। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस वेरी होता है तो वोल्टेज सोर्स के ये फर्क नहीं पड़ता कि उसका रेसिस्टेंस डबल हो रहा है या हाफ हो रहा है, उससे जो करंट होगा वो डिफर करेगा, बट जो वोल्टेज वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। और अगर रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होता है तो हमारा करंट जो है वो कम ज्यादा होकर पूरा मैनिपुलेट कर देगा और मैनेज कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वोल्टेज था पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो हमेशा अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, अगर हमारा रेजिस्टेंस हाफ या डबल होता है तो अगर रेजिस्टेंस हाफ होता है तो करंट हो जाएगा डबल, अगर रेजिस्टेंस डबल होता है तो करंट हो जाएगा हाफ। दोनों केसेस में ही वोल्टेज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस में। ठीक है, तो वोल्टेज रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक, अब हम चलते हैं अपने 27th क्वेश्चन की तरफ। राइट, इसमें क्या बोल रहा है, ये एक सर्किट है, मुझे पूछा जा रहा है कि आई एम्पियर, ये जो आई करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। आपको अगर याद होगा तो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लास्ट में। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ये बोलता था कि अगर पैरेलल, अगर ये एक सर्किट है, ये अगर एक सर्किट है और ये है आर ए, आर बी, आर सी, आर डी, राइट, और ये अगर आर ई है, और अगर आर ए आर डी का प्रोडक्ट इक्वल हो जाए आर बी आर सी के, तो हमारा जो करंट था, जो यहां से करंट फ्लो हो रहा था, वो इक्वल टू हो जाएगा जीरो। मतलब कि आर ई में कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, आई हो जाएगा जीरो। मतलब कि जो करंट फ्लो हो रहा था वो हो जाएगा जीरो। और कब का केस में, जब हमारा अपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट इक्वल आ जाए तो हमारा ब्रिज हो जाता है बैलेंस्ड, और उस बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, तो गैल्वेनोमीटर हमारा जीरो करंट डिटेक्ट करता है। मतलब कि क्या, अगर उसका कोई रेसिस्टेंस होगा तो उस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसी व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में लगाऊं तो आप देखेंगे कि ये अगर 2 ओम है, इसका अपोजिट ब्रांच 3 ओम है, 2 ओम 3 ओम, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 6, तो इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दूं, इस ब्रांच का अपोजिट हो गया ये, इस ब्रांच का अपोजिट हो गया ये, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 6, 2 इसका ब्रांच का अपोजिट ये 3 इंटू 2 6, दोनों आ गए इक्वल, ब्रिज हो गया बैलेंस, मतलब कि करंट हो गया जीरो। अगर करंट हो गया जीरो तो इसको मैं यहां पे रिप्लेस कर सकता हूं ओपन सर्किट से। ठीक है, वो हो गया रिप्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में भी ऐसे ही होगा। मतलब कि क्या, कि अगर ये है 3, ये 6 है अपोजिट उसका, ये 3, ये अपोजिट उसका, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 18 हो रहा है। मतलब कि क्या, अगर प्रोडक्ट इक्वल आ रहे हैं, ब्रिज हो गया बैलेंस, अगेन कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं ओपन सर्किट से। तो अब हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि हमारा इस ब्रांच का रेसिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम, इस ब्रांच का रेसिस्टेंस अगर मैं रिप्लेस करूं तो इसको मैं बना सकता हूं कुछ इस तरीके से। मतलब कि ये हो जाएगा मेरा 4 ओम, राइट, एंड देन दिस गोस 3 plus 3 6 ओम, 4 ओम, 6 ओम, और फिर उसके बाद आ जाएगा 12 ओम, 12 ओम, और फिर लास्ट में हमारा करंट, ये वोल्टेज सोर्स हो गया
प्लस माइनस 6 वोल्ट और यहाँ पे हमको निकालना था करंट I। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट हो गया सिंप्लीफाई। अब यहां से प्रोसीड करने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला मेथड कि आप क्या करें 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 का एक एक करके पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करें और आपका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। चलिए उस मेथड सॉल्व करते हैं। तो आपका आर इक्विवेलेंट कुछ आएगा, ये हो जाएगा 4 × 6 24 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 2.4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा पैरेलल का कॉम्बिनेशन 2.4। 4 और 6 कॉम्बिनेशन हम लोग का पैरेलल में आएगा 2.4 जो कि पैरेलल में होगा 12 के, तो ये हो जाएगा 14.4। अगेन ये हो जाएगा 6 7.2 दैट गोज 3.6 और ये हो जाएगा 3 ठीक है, एंड देन दिस गोज 1.2 and this goes to 1.2, this goes to। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 ohms। तो मतलब कि पूरा का पूरा जो वोल्टेज जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। और ऐसे केस में आप लिख सकते हो I हो जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स। ठीक है, I इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 एम्पियर्स। बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेंदी नहीं तो थोड़ा सा तो टाइम एक्स्ट्रा ले ही रहा है। अगर आप और इजी मेथड से जाना चाहें तो आप KCL वाले मेथड से जा सकते हैं जो हम बाद में समझेंगे, पर अभी के लिए अगर पता होगा पहले से तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 6/12 मतलब कि यहाँ पे 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा। अगेन यहाँ पे आपका 6/4 दैट इज इक्वल टू 6/4 दैट इज 3/2 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर्स फ्लो हो रहा होगा। मतलब कि क्या 1.5 एम्पियर इस ब्रांच में, 1 एम्पियर इस ब्रांच में, 0.5 एम्पियर इस ब्रांच में, तीनों मिला के कितने हो जाएंगे 1.5 प्लस 0.5 प्लस 1 एम्पियर, सॉरी 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 गोस 2.5 इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स। ठीक है, तो भी हमारा 3 एम्पियर्स आएगा। पर ये कॉन्सेप्ट उसी के लिए एप्लीकेबल है जिसको KCL का नॉलेज है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो फिर आप अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से भी जाते हैं तो भी आपका बन जाएगा। दोनों के में 5 to 10 सेकेंड्स का ही डिफरेंस आएगा, पर आई प्रिफर कि आप इस कॉन्सेप्ट से जाएं क्योंकि आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि इसमें टोटल करंट जो होगा वो हो जाएगा 3 एम्पियर्स। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपका बड़े सर्किट को देख के आप घबराएंगे नहीं और अपना कामनेस से आप अप्रोच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कॉम्बिनेशन था और उसके बाद हमने सिंपल सा सर्किट को सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली निकाल दिया I इज इक्वल टू 3 एम्पियर था। और यहाँ पे एक KCL का कंडीशन मैंने इंट्रोड्यूस किया जो हमको आगे वाले चैप्टर्स में पता चलेगा और डिटेल में, पर जिनको ये वीडियो देख रहे हैं उनको पहले से नॉलेज है वो इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली करंट फाइंड करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो अभी तक हमने 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, अब चलते हैं हमारे 28 क्वेश्चन की तरफ। 3 पैरेलल रेसिस्टिव ब्रांचेस, 3 पैरेलल रेसिस्टिव ब्रांचेस हैं, आर कनेक्टेड अक्रॉस अ DC सप्लाई, DC सप्लाई के अक्रॉस 3 पैरेलल ब्रांचेस हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ब्रांच करंट I1, I2, I3 इफ द रेसिस्टेंस आर इन द रेशियो R1, R2, R3 is to 2:4:6। ठीक है, 3 ब्रांचेस हैं, तीनों ब्रांचेस में रेजिस्टेंस है, तीनों ब्रांचेस में करंट फ्लो हो रहा है और वो DC सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि उन तीनों रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। रेशियो पता है तो हमसे पूछा जा रहा है कि करंट का रेशियो क्या होगा जब अगर रेजिस्टेंस का रेशियो इतना है। तो क्वेश्चन को अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, DC सप्लाई का साइन ये हो गया, वोल्टेज V ले लेते हैं, R1 है ये, R2 और ये R3, सब में करंट कितना फ्लो हो रहा है I1,
I2 एंड I3। इन तीनों का रेजिस्टेंस कितना गिवन है, R1 is to R2 is to R3 is equal to 2 is to 4 is to 6। ठीक है, आप मुझे बताइए करंट क्या क्या हो गए। I1 होगा V by R1, I2 होगा V by R2, I3 होगा V by R3। ठीक है, राइट। अगर मैं इन लोग का रेशियोज लूं तो I1 is to I3 is equal to V1 by R1 is equal to V by R2 अपॉन V by R3, राइट। ये भी कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सब रेशियो मतलब कि क्या, डिवीजन ही तो हो रहा है, तो ये कॉमन फैक्टर कैंसल आउट होने के बाद ये हो जाएगा 1 by R1 is equal to 1 by R2 is to 1 by R3। मतलब कि मैंने आपको उस पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया था कुछ क्वेश्चंस में कि करंट क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, करंट जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है, और वोल्टेज जो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है जब करंट कांस्टेंट होता है। तो यहां पे हम लोग को इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल जा रहा है। तो ये जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, ये रेशियो इक्वल टू होगा 1:4:1/6। ठीक है, अगर ये रेशियो इसके इक्वल हो रहा है, इस फिगर को मैं मिटा देता हूं, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं इस रेशियो को, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, इस रेशियो को मैं सिंप्लीफाई करूं तो I1 is to I2 is to I3 किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए कई बार ऑप्शन में क्या गिवन रहेगा पता है, R1 is to R2 is to R3, जब रेशियो गिवन है 2 4 6 तो पहला ऑप्शन गिवन होगा 6 4 2, ऐसा ऑप्शन भी गिवन रहेगा। ठीक है, तो आप अगर इसको निकालें, सॉल्व करें, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए पूरे रेशियो से मैं एक कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूं 12, तो कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए x अपॉन y है, अगर मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूं नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा किसमें, रेशियो में। वैसे ही अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं सारे रेशियोज में तो कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा रेशियोज में। तो अगर 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, 12/2 is 6, राइट, 12/4 is 3, ठीक है, 12/6 is 2। तो हमारा जो रेशियो आया वो क्या आया, 6:3:2। क्या ये वो करंट्स जो फ्लो हो रहे थे रेसिस्टेंस से, उस करंट्स का रेशियो है अगर रेसिस्टेंस का रेशियो ये था। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको पता है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो पहला ऑप्शन क्या देगा पता है आपको कि 6:4:2 इज द रेशियो ऑफ करंट्स। ये आपका ऑप्शन ए रहेगा, ताकि आप हड़बड़ी में क्या कर दें, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो बस मुझे उल्टा करना है करके सोच के 6:4:2 करके मार्क करके आ जाएंगे। बट एक्चुअल जो होगा आपका 6:3:2 आपका करंट रेशियो होगा, और आप उसको निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, आप कभी भी रेशियो ऐसा डिवीजन वाले फॉर्म में आता है तो आप क्या करेंगे कि आप कॉमन फैक्टर से सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैंने यहां पे क्या 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12/2 हो जाएगा, 12/2 is 6, 12/4 is 3 एंड 12/6 is 2। तो ये हमारा रेशियो आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ आर इज एडजस्टेड। ये देखिए कभी भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस ऐसा साइन हो, एरो साइन हो, इसका मतलब ये होगा कि रेसिस्टेंस की वैल्यू को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कि हमारा आपको याद होगा कि
दो टाइप के रेसिस्टर्स होते हैं। टाइप ऑफ रेसिस्टर्स में एक तो हमारा था कार्बन रेसिस्टर, दूसरा था वायर बाउंड रेसिस्टर्स। वायर बाउंड और कार्बन रेसिस्टर्स में भी दो टाइप के थे, एक फिक्स था एक वेरिएबल था। तो ये जो रेसिस्टेंस है वो कौन सा है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है। वेरिएबल रेसिस्टेंस है, उसकी वैल्यू को एडजस्ट किया जा सकता है सो एज टू मेक द करंट इन RL। यहां पे करंट कुछ फ्लो हो रहा होगा IL, इस करंट RL जो फ्लो हो रहा है IL RL से, उसको जीरो करना है, मतलब इसको जीरो करना है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, ऐसा क्या वैल्यू रखें R का जिससे कि करंट जो RL में फ्लो हो रहा है वो जीरो हो जाए। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, करंट जीरो करने वाला, ये कॉन्सेप्ट है ब्रिज बैलेंस कंडीशन, है ना, जो हम लोग पिछले 27 क्वेश्चन ही जो देखे थे, वो कौन सा क्वेश्चन था, ब्रिज बैलेंस कंडीशन था, जिसमें कि अगर आप इसको रीड्रॉ करें इस सर्किट को तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। वैसे तो ये डायरेक्टली दिख जा रहा है, पर अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो मैं इसको रीड्रॉ कर दूं इस सर्किट को। तो ये AC सप्लाई 10 वोल्ट, RL, राइट, एंड दिस RL के अक्रॉस अगर आप ये करते हैं 10 दिस, तो 10 R, ठीक है, 5 4, ठीक है। अभी भी क्या है, ये जो 10 वोल्ट है ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव 5 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू से, और पॉजिटिव वैल्यू से, एंड ये जो 5 होगा ये भी किससे होगा, पॉजिटिव वैल्यू से, 5 ओम, 10 ओम, R ओम्स एंड 4 ओम, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू, जैसे वहां पे था 5 और 10 से, यहां भी 5 और 10 से कनेक्टेड है। नेगेटिव टर्मिनल R और 4 से कनेक्टेड है, यहां पे भी नेगेटिव टर्मिनल 4 और R से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा ये सर्किट रीड्रॉ करने से हमको डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिख गया, और यहां पे हमको बस करना है I0, और आपको पता होगा कि I0 तभी होगा जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा, और ब्रिज बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट ब्रांचेस प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल, राइट। तो RA, अगर मैं इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू R इज इक्वल टू 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना हुआ, R इज इक्वल टू 2 ओम्स, ठीक है। तो यहां से हमको R इज इक्वल टू 2 ओम्स मिल गया। अभी तक हमने दो क्वेश्चन देखे, ये क्वेश्चन था व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन क्या था, रेशियो का कॉन्सेप्ट। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो आपको बेसिक्स को चेक कर रहा है। अगर आपका बेसिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही करेक्ट आंसर निकालने में सक्षम रहेंगे। पर अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आप ये रेशियोज देख के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो मिस्टेक था 6:4:2 उल्टा करके लिख देंगे। ये वाला सर्किट को देखकर आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर आपको ये पता नहीं रहे, अगर ये पता रहेगा कि I को जीरो करना है, तो I को जीरो करने के लिए मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और हमें क्या करना था, बस अपोजिट ब्रांचेस के प्रोडक्ट को इक्वल करना था, राइट। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा 30th क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, अ कंडक्टर ऑफ डायमीटर D, लेंथ L, मतलब कि एक कंडक्टर है ऐसा, कंडक्टर ऑफ डायमीटर D, ठीक है, लेंथ L कंज्यूम्स अ पावर ऑफ 64 वॉट। पहले जो आंसर है मतलब P1 है, पहला पावर कितना दिया, 64 वॉट, किसका, इस कंडीशन में। व्हेन करंट I फ्लोज थ्रू इट, करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, ये था केस 1। व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड इफ D इज डबल्ड, इस D को मैं डबल कर दूं, D हो गया 2D, ठीक है। D हो गया 2D, एंड लेंथ इज हाफ, ये जो लेंथ हो गया ये हो गया L/2, और एंड करंट इज ट्रिपल्ड। अब जो करंट फ्लो हो रहा था इसमें से वो कितना हो गया, ट्रिपल्ड,
राइट। अब इस केस में मुझे आपको बताना है कि पावर कितना होगा। हमेशा की तरह आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं उसको आप पहले वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते होंगे प्रॉपरली, उसके बाद उसे अटेम्प्ट करते होंगे खुद से। ये मैटर नहीं करता कि आप आंसर सही निकाल रहे हैं कि गलत निकाल रहे हैं, मैटर करता है आपका सिंसियर अटेम्प्ट पे कि आप कितने सिंसियरली क्वेश्चन को खुद से समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हाँ कि हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है, मेरे हिसाब से आंसर ऐसा होगा या ये अप्रोच फॉलो होगा, राइट। उसके बाद आप आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये एटीट्यूड बनाते हैं अपना तो आपका धीरे धीरे स्पीड, कॉन्सेप्ट बिल्डअप और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होते जाएगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं आंसर की तरफ। पावर क्या होता है? पावर होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। पहले केस में ये था आई स्क्वायर तो एज इट इज है, आर क्या था हमारा? आर है मेरा रो एल बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर के टर्म्स में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब कि पाई डी बाय 2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब पावर जो P1 था वो इक्वल टू किसके है? 4 आई स्क्वायर रो एल पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा P1, राइट। यहां तक क्लियर है। अब करंट सेकंड P2 क्या होगा? P2 होगा 3i स्क्वायर, मतलब कि क्या? 3i का स्क्वायर, राइट। 3i का स्क्वायर। रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरा? रेसिस्टिविटी एज इट इज। लेंथ हो गया हाफ, लेंथ हो गया हाफ, और डायमीटर क्या हुआ? ट्वाइस, मतलब कि क्या? पाई डी बाय 2, और ये 2d का स्क्वायर, ठीक है। 2d का स्क्वायर, मतलब कि मैं अगर उसी टर्म्स में रखना चाहूं, कैंसल आउट ना करूं, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। दैट इज 9 आई स्क्वायर, 9 आई स्क्वायर, ठीक है। रो 4 इंटू, क्योंकि मैं पहले ही टर्म में रखना चाह रहा हूं ताकि मेरे को इजिली रिलेशनशिप निकालने में इजी बने, इसलिए मैं 4 को कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 4 L बाय 2 अपॉन 2d स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा P2। इसको अगर और सिंप्लीफाई करूं मैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 9 L बाय 2 अपॉन 4 है, ये कितना हो जाएगा? 9 बाय 8, राइट। तो 4 इंटू 9 बाय 8, ठीक है। 4 को मैंने बाहर निकाला और 9 बाय 8 को भी बाहर निकाला, और फिर जब मैं इन टर्म्स को लिखा तो आई स्क्वायर रो एल बाय पाई डी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है? मैं इतने कॉमन, इस टर्म को कॉमन ले रहा हूं, तो इन टर्म को कॉमन लेने से कितना आ जाएगा? 9 बाय 8 P1, राइट। यहां से मेरा रिलेशनशिप आ गया, क्योंकि P1 तो क्या था? 4 आई स्क्वायर रो एल पाई डी स्क्वायर। अगर ये P1 इतना P1 के इक्वल है और P2 कितना हो जाएगा? 9 बाय 8 P1 के इक्वल। तो अगर मैं डायग्राम को रब करूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, P1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। कितना है? 64। तो अगर P2 इज इक्वल टू 9 बाय 8 P1 है, तो P1 अगर 64 है, यहां से पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा 9 बाय 8 इंटू 64, वॉट दैट इज इक्वल टू 72 वॉट्स, ठीक है। P2 आ गया मेरा
72 वॉट्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसमें आपका पावर। पहले जो क्वेश्चंस किए थे हम एक ऐसे रेसिस्टेंस के फॉर्मूला के बेस में जो क्वेश्चंस किए थे वो किस में थे, सिर्फ रेसिस्टेंस कंसीडर होता है उसमें, सिर्फ रेसिस्टेंस मतलब रो एल और पाई डी स्क्वायर का खेल हो रहा था। जो भी चेंजेस हो रहे थे लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया में हो रहे थे। पर इस क्वेश्चन में इसमें आपका पावर आ गया, पावर आ गया मतलब कि आई स्क्वायर का टर्म्स आ गया, आई स्क्वायर का टर्म्स आ गया, तो बस उस क्वेश्चन का एक लेवल अप हो गया इस क्वेश्चन में कि जब यहां पे रेसिस्टेंस में भी हेरफेर हो रहा है और करंट में भी चेंजेस हो रहे हैं, तब फिर पावर में कितना डिफरेंस आएगा वो क्वेश्चन निकालना था हमें। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेसिस्टर्स, ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर इक्वल रेसिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है यहां पे। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज ऑफर एन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 50 ओम। सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे मतलब कि सीरीज में कनेक्टेड हो रहेंगे, सीरीज में कनेक्ट होने के बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ रहा है, 50 ओम्स। 50 ओम्स। आपको पता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट कितना हम पढ़े थे, जो कि अगर इक्वल रेसिस्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं सीरीज में, अगर n इक्वल रेसिस्टर्स है तो उसका सम कितना हो जाएगा, एन आर। ठीक है, आर इक्विवेलेंट आता है एन आर। आर गिवन है हमें यह नहीं पता है कि कितने रेसिस्टर्स है, तो लेट इट बी n। बोल रहा है व्हेन रिकनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसी को फिर से रिकनेक्ट किया गया, एन आर मेरे पास आ गया 50 ओम। अब इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जब, मतलब कि जो रेसिस्टर थे उसको सीरीज से हटा के पैरेलल में कर दिया गया है, तब फिर आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आ जा रहा है 2 ओम्स। राइट, आर इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम्स। आप मुझे बताइए कि पैरेलल में जब कनेक्टेड रहेंगे रेसिस्टर्स, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा जो इक्वल होता था वो होता था आर बाय एन। राइट, यहां पे मुझे आर बाय एन की भी वैल्यू पता चल गई। द वैल्यू ऑफ आर इज, अब आप मुझे बताइए कि आर की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा एन आर इंटू आर बाय एन इज इक्वल टू 50 इंटू 20। दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। मतलब कि क्या, आर इज इक्वल टू 10 ओम्स। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम्स। अगर मुझसे पूछा होता क्वेश्चन में कितने रेसिस्टेंस कनेक्टेड होंगे, तो मैं क्या करता, इनमें से वैल्यू पुट कर देता इसकी, आर की। आर कितना था 10 ओम्स, और एन कितना आया था, एन आया था मेरा 5। मतलब कि 5 रेसिस्टर्स कनेक्टेड होंगे जो कितने होंगे, 10 ओम्स के होंगे सारे के सारे रेसिस्टेंस। अगर वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो वो कितना होता है 50 ओम्स, और अगर पैरेलल में होते हैं तो वो होते हैं 2 ओम्स। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर था, सारे क्वेश्चंस बेसिक ही हैं, बस थोड़ा सा हेरफेर हो रहा है ताकि आपका ग्रास्प अच्छा सा रहे और आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई भी आपका इन्विजिलेटर आपको ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो क्वेश्चंस का, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इस टाइप का क्लियर रहेगा तो आप इसको चुटकियों में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये रेसिस्टेंस गिवन है, सर्किट दिया हुआ है हमारा, और हमें बताना है आर ए बी कितना होगा। आर ए बी, आर ए बी मतलब ए से लेकर बी में, इस सर्किट में ए से लेकर पूरा बी में कितना रेसिस्टेंस हमें इनकाउंटर हो रहा है। चलिए, ये इसको पता लगाने के लिए अगर मैं मान लूं कि यहां पे एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दूं, वोल्ट वी। ठीक है, वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया, एक करंट को लिया, यहां पे ले लिया आई। अगर मैं V बाय आई निकाल लूं तो मुझे आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो ये जो करंट है, ये करंट यहां तक आएगा फ्लो करते करते, यहां तक आया। इसके बाद इसके पास दो ऑप्शन है, एक ये वाला पाथ, राइट, दूसरा ये वाला पाथ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि
अगर सपोज मैं इस पाथ से लेके आऊं, इसको करंट को ऐसे लेके आऊं और ऐसे फ्लो करवाऊं, ठीक है, तो उसके पास कितना रेसिस्टेंस होगा? उसका रेसिस्टेंस होगा 10 ओम्स। पर क्या वो वैसे फ्लो करेगा? नहीं। अगर मैं इसको इस पाथ से लेके आऊं तो भी कितना रेसिस्टेंस होगा? तब भी 10 ओम हो रहा है। दो कंडीशन मैंने ले ली, दोनों कंडीशंस में रेसिस्टेंस हमारा जो इनकाउंटर हुआ कितना हुआ? 10 ओम्स हुआ। एक और मेथड लेते हैं। अगर मैं करंट को ऐसे लेके आऊं यहां तक, फिर यहां ले आऊं, फिर यहां ले आऊं, फिर ऐसे ले आऊं, मतलब कि अगर मैं सारे को रब कर दूं, सबको रब करने के बाद ठीक है, राइट। मतलब कि अगर मेरा करंट जो है वो यहां से फ्लो होते हुए फिर यहां जाके फिर इस सर्किट से फ्लो होते हुए अगर आता है तो उसको कितना रेजिस्टेंस इनकाउंटर हो रहा है? 0 ओम्स। मतलब कि उस करंट के पास तीन ऑप्शंस हैं। एक पाथ से फ्लो होता है 10 ओम मिलता है रास्ते में, सेकेंड पाथ से फ्लो होता है फिर से 10 ओम मिलता है, तीसरे पाथ से फ्लो हो रहा है तो 0 ओम्स मिल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए आप किस रोड से जाना पसंद करेंगे? जिसमें ज्यादा स्पीड ब्रेकर हो, जो या ज्यादा स्मूथ हो, जहां पे आप गाड़ी को अच्छे से स्पीड में भगा सके। ऑब्वियसली जो ज्यादा स्मूथ हो। वैसे ही केस करंट के साथ भी होता है, और मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया भी है कि करंट ऑलवेज फॉलोज द लो रेसिस्टेंस पाथ। जो आपको की पॉइंट लिखवाया था, मैंने बोला था कि मोर लेसर द रेसिस्टेंस मोर दिस द करंट। जितना रेसिस्टेंस कम होगा उस पाथ में उतना करंट फ्लो होगा। और अगर ऐसा है और कहीं भी हमें शॉर्ट सर्किट इनकाउंटर हो रहा है तो सारा का सारा करंट उसमें फ्लो होगा। इसमें क्या हुआ? इसमें भी शॉर्ट सर्किट इनकाउंटर हो रहा है और सारा करंट आई जो है वो किसमें फ्लो हो रहा है? उस शॉर्ट सर्किट पाथ से। और शॉर्ट सर्किट पाथ का रेजिस्टेंस जो इक्वल आता है वो किसके इक्वल होता है? हमारे RAB जो होता है शॉर्ट सर्किट पाथ का रेजिस्टेंस, वो होता है 0 ओम्स। ठीक है। अगर आपको दूसरे मेथड से समझना है तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। कभी भी आपको आगे फ्यूचर में कोई भी सर्किट मिले और आपको वो कॉम्प्लेक्स लगे और अगर आपको उसको रीड्रॉ करना है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? हमेशा स्टार्ट करने के लिए नेम करना स्टार्ट कर जाएंगे नोड्स का। अगर ये नोड ए है, ये नोड क्या है? ए, ये भी ए हुआ, ये पॉइंट भी ए हो गया। ठीक है। ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट भी शॉर्ट सर्किट होके बी हो गया। ठीक है। तो मेरा जो सर्किट आ रहा है वो कुछ किस तरह से दिख रहा है? वो दिख जा रहा है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच 10 ओम, ए और बी के बीच 10 ओम्स, ए और बी के बीच 10 ओम्स। फिर और क्या है? ए और बी के बीच एक और क्या है? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट ए और बी के बीच और क्या है? अगेन 10 ओम्स। राइट। तो हमारा सर्किट कुछ कैसा है? तीन रास्ते जो मैंने आपको बोले थे, तीन रास्ते क्या क्या निकल गए? 10 ओम्स, 10 ओम्स एंड 0 ओम्स। ये थे हमारे तीन रास्ते जो करंट हमारा फॉलो करेगा। अगर ये जो करंट आया यहां से तो इसके पास तीन ऑप्शन रहेंगे, 0 ओम, 10 ओम्स और 10 ओम्स। तो वो किससे फ्लो होगा? वो फ्लो होगा इस वाले पाथ से, और जो रेसिस्टेंस रहेगा उस पाथ का वो रहेगा 10 ओम्स। ठीक है। तो आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे? पहला मेथड, जिस दो पॉइंट्स के बीच रेसिस्टेंस लेने बोल रहा है, पहले उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन से पॉइंट पे मुझे रेसिस्टेंस निकालना है। मुझे निकालना है ए और बी के बीच। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई कर लिया कि ए और बी के बीच निकालना है। RAB दिया हुआ है,
एक पॉइंट को ले लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे पॉइंट को ले लीजिए नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से एक वोल्टेज सोर्स समझकर एक करंट निकालिए पॉजिटिव टर्मिनल से, फ्लो होते जाएगा करंट। अब फिर आप खुद ही इनकाउंटर कर लेंगे कि यहां पे एक दो ऑप्शन आए मेरे पास, यहां से फ्लो होते हुए, फिर इसके पास दो ऑप्शन आए, फिर यहां पे करंट वापस आ जाएगा। तो आप खुद ही पाथ बनाने की कोशिश करेंगे। और ये सब जो मैं मेथड्स बोल रहा हूं, आपको जरूरी नहीं कि पेन और कॉपी में बनाना है, ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में देखते ही हो जाएंगे। ये सब आपको माइंड में ही प्रैक्टिस से आप माइंड में ही कैलकुलेशंस कर लेंगे सारे, कि करंट आया इधर से इधर ऑप्शन है तो इधर आएगा, इधर से इधर फ्लो हो जाएगा। और ये भी जो शॉर्टकट ट्रिक है, इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, जहां जहां नोड्स का नाम लिखना है स्टार्ट कर दीजिए। ये पॉइंट बी होगा तो ये भी पॉइंट बी होगा, क्योंकि कोई ड्रॉप ही नहीं है ना, तो वोल्टेज तो यहीं पे इतना ही रहेगा बी। यहां पे भी ए है तो ये भी शॉर्ट सर्किट से ए हो जाएगा, ए और बी, ए और बी, ए और बी। तो मैंने ए और बी पॉइंट लिया और फिर से रीड्रॉ कर दिया और मेरा आ गया 10, 10 और 0 ohms। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, क्वेश्चन को और एक स्टेप फर्दर ले जाऊं, तो मैंने क्या किया, अब जो शॉर्ट सर्किट पार्ट थे मेरे, अब जो शॉर्ट सर्किट पार्ट थे उसको मैंने क्या किया, मैंने यहां पर रेसिस्टेंस कंसीडर कर दिए। ठीक है, यहां पर रेसिस्टेंस कंसीडर कर दिया। अगर आप मेरी माने तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, चलो इजीएस्ट वे में चलता हूं। तो आप देखेंगे कैसा होगा कि यहां पे करंट फ्लो हुआ, करंट यहां पे दो ऑप्शन आया उसके पास, फिर यहां पे फ्लो होके यहां से निकलेगा, यहां पे इसके पास दो ऑप्शन आएगा, एक यहां जाने का और एक इधर आने का। तो कुछ सर्किट कुछ इस तरीके से होगा, सर्किट होगा हमारा दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हुआ आई से ए और बी, यहां पे 10 ओम आए, यहां पे भी 10 ओम आ गया, दो ऑप्शन थे उसके पास। फिर करंट यहां पहुंचेगा, फिर से उसके पास दो ऑप्शन होंगे और फिर से वो 20 ओम आएगा। अगर इसको मैं अपने मेथड से समझाऊं तो मैं क्या करता था, मैं जब गेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं हमेशा कोशिश करता था विजुअलाइज करने का और बहुत सारे कैलकुलेशंस को माइंड में करने का। और आपको अगर पता होगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही कहा है कि नॉलेज से ज्यादा बेटर क्या है, इमेजिनेशन। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको फिगर्स और ये सब क्यों बता रहा हूं, फिगर्स जो मैं अभी इस क्वेश्चन में बनाया और बाकी क्वेश्चन में भी जो फिगर्स बना रहा था उसकी वजह से कोई ज्यादा नीड नहीं है, आप डायरेक्टली मैथमेटिकली कर सकते हैं। पर मैं आपके सामने एक माइंड में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जब भी आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो उस चीज को विजुअलाइज कर पाए। और उस विजुअलाइजेशन से जो आप इमेजिन करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका ग्रोथ बहुत ही एक्सपोनेंशियली होगा। तो अगर मैं क्या करता, मैं लेता इस पॉइंट को लेता और इसको पूरा वायर समझता। वायर समझने से ये दो पॉइंट जो है ये और ये पॉइंट कैसे हैं, ये पॉइंट तो एक ही है। तो मैं इस दोनों वायर को अगर मैं जोड़ दूं, ये वायर ऐसे जुड़े हुए थे, इस पॉइंट को लेके ऐसे करके मैं खोल दूं, इस पॉइंट को लेके, ये एक्चुअल में क्या है, रेजिस्टेंस वायर ही तो है। ये पॉइंट को लिया मैंने और ऐसे ओपन कर दिया। ओपन करने से क्या होगा, ये ऐसे खुला और आपका ये पॉइंट ऐसे हुआ, तो ये कुछ किस टाइप से आ गया, ऐसे, सॉरी, ये पॉइंट ऐसे आके यहां पे एक पॉइंट ऐसे, समझ रहे, इमेजिन कर पा रहे हैं कि इस पॉइंट को मैंने लिया, वायर को ऐसे ओपन कर दिया। वायर को अगर मैं ऐसे घुमा, क्योंकि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये वायर कनेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये ऊपर से गया उसके। तो एक्चुअल में अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे खोलूंगा तो मेरे पास कैसा फिगर आएगा, कुछ इसी टाइप का तो फिगर आएगा, 10 ohms और 10 ohms। और ये जो वायर है एक्चुअल में क्या है,
कि ये दो वायर होंगे, इनके बीच एक वायर कनेक्ट कर दिया है, उसको शॉर्ट सर्किट से दिखाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है सर्किट आपका, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन जो मैंने फर्स्ट में ही बनाया था, राइट। तो आप डायरेक्टली ओपन करके, आप ये सब चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इमेजिनेशन से ही कि हाँ ये तो इसको ओपन करूंगा तो 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में आ जाएंगे, 20 ओम और 20 ओम पैरेलल में आ जाएंगे, 10 पैरेलल में 5, 20 पैरेलल में 15 ओम आर आपका RAB जो होगा वो 15 आ जाएगा। ठीक है, 10 और 10 कितना हुआ पैरेलल में, इसका कॉम्बिनेशन हुआ 5, इसका कॉम्बिनेशन हुआ 10, तो टोटल आ गया 5 और 10 15। कैसे, क्योंकि वो दोनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये ऐसे सीरीज में हो जाएगा 5 10 और ये 5 और फिर ये सब गायब। राइट, तो की पॉइंट ये था, किसी भी सर्किट को या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए आप हमेशा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए सर्किट को, कि इस सर्किट को मैं अगर ऐसे वायर की तरह कंसीडर करूं और ओपन करके इसको बस ऐसे ऐसे मोड़ दूं तो मुझे क्लियरली दिख जाएगा कि क्या होगा, कि एक्चुअल में भी क्या हुआ, उस वायर को ऐसे करके मोड़ दिया तो वो दिख रहा था कि कॉम्प्लेक्स सर्किट टाइप का, और इसको बस ऐसे स्ट्रेट करेंगे तो वो सिंपल सर्किट बन जाएगा। राइट, इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है, ये तो थे दो टाइप के, इसी ऐसी पैटर्न में दो टाइप के थे। अब अगर मैं इस यहां पर पर 10 ओम्स ला दूं, चलो कोई सभी R ओम्स ला दूं, R कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता, तो वही ओपन करने से, सर्किट को घुमाने से कुछ इस टाइप की सर्किट बनती। ठीक है, पहले ऐसे था, अब यहां पे मैंने R लगा दिया है, तो ये रेजिस्टेंस R हो गया, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, ऐसा। अब आप मुझे बताइए, अगर ऐसा होता, अगर वहां पे एक R रेजिस्टेंस होता तो आप क्या करते, कुछ नहीं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये तो हमें डायरेक्टली व्हिटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, और इसमें क्या है, इसमें अपोजिट ब्रांचेस 10 into 20 200, 20 into 10 200, अपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है, मतलब कि R में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा होगा, R में अगर कोई करंट जा ही नहीं रहा है तो उसको हम ओपन ही सर्किट कर देते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, पर ये नहीं होता कि उसमें वोल्टेज जीरो नहीं होगा। आप ये याद रखें, करंट बस जीरो होता है, पर वोल्टेज कोई भी वैल्यू ले सकता है। और जैसे ये ओपन सर्किट हुआ तो मुझे क्लियरली दिख जा रहा है कि ये 10 ओम और 20 ओम सीरीज में आ गए, 10 ओम और 20 ओम सीरीज में आ गए, और जब अगर वो सीरीज में आ जाते हैं तो इसका सम हो जाएगा 30, इसका सम हो जाएगा 30, इक्विवेलेंट RAB आ जाएगा 15 ओम्स पहले की तरह। तो पहला शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट हमने वो क्वेश्चन देखा, थर्ड में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया तो ऐसा पैटर्न बनेगा। एक और केस लेते हैं, फोर्थ केस। अगर आप मान लीजिए यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस को 15 ओम कर दूं, एक रेजिस्टेंस को मैंने 15 ओम कर दिया, अब $15 ओम्स कर दिया। अब क्या प्रोडक्ट सेम है, 10 into 15 150, 150 इज नॉट इक्वल टू 200। अपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट अगर इक्वल नहीं आ रहा है, तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम किस मेथड में जाएंगे, वो जो मेथड रहेगा स्टार डेल्टा वाला कॉम्बिनेशन, तब हमें यूज करना पड़ेगा स्टार डेल्टा का। और जब अगर स्टार डेल्टा करेंगे, ये डेल्टा कॉम्बिनेशन आ गया, अब यहां पे स्टार में कन्वर्ट करके मैं सर्किट को कुछ इस टाइप का कर दूंगा, और जो वैल्यूज आएंगी
वो कुछ ऐसे रहेंगी, ठीक है। पर अभी तक हमने स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं है, तो इस वाले पैटर्न को मैं जब 3 फेज सर्किट्स को डील करूंगा तब स्टार डेल्टा को समझाऊंगा। पर अभी हमें सीक्वेंस में चलना ज्यादा अच्छा है, तो स्टार डेल्टा वाला पैटर्न को मैं अभी के लिए लीव कर रहा हूं। पर आप समझ गए होंगे कि एक ही क्वेश्चन से मैंने कितनी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर लिया। मेरे पास वो क्वेश्चन था, मैंने आप भी कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, चाहे ये कोई से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कोई भी कॉन्सेप्ट रीड करें, आपके माइंड में ये होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को जो मैं पढ़ रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट से मुझे किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, या मुझे कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है, या कैसे उस क्वेश्चन को घुमा फिराया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे ही उसी पॉसिबिलिटीज को मैंने डिस्कस किया कि अगर यहां पर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, और अगर 3 केसेस के बाद 4th केस कंसिडर किया जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, जो हम 3 फेज सर्किट्स में स्टार डेल्टा का जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तब उस क्वेश्चन को डेफिनेटली डील करेंगे। तो अभी के लिए यहां पे ये हो गया 15 ओम्स, ठीक है। दोनों केसेस में अगर आप वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है तो भी 15, नहीं होता है तो भी 15, ठीक है। तो यहां तक आपको 32 क्वेश्चन तक आपको समझ में आया होगा। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।